यहाँ पे बच्चे आज हम करने वाले हैं CBSE बोर्ड कक्षा 7 हिंदी का चैप्टर दूसरा हिमालय की बेटियाँ। बच्चे यहाँ से हम लोग अभ्यास प्रश्न को देखने वाले हैं। बच्चे अगर आप इस चैनल पे न्यू है और पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके अपने कक्षा 7 में पढ़ने वाले मित्रों के पास वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आशा हुआ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे बच्चे। और आइए अपना किताब को खोल लीजिए, कॉपी पे निकाल लीजिए अभ्यास प्रश्न। बच्चे पहला लेख से पहला क्वेश्चन है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा नदियों का माँ स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। तो बच्चे कुछ टाइपिंग में गलत हो गया, यहाँ हो नहीं बच्चे, यहाँ ही हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, तो नागार्जुन जो है अपना बेटियों के रूप में भी देखते हैं, बहन के रूप में भी देखते हैं, इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद बच्चे अगला प्रश्न दूसरा है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदियां बनी हैं। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती है। बच्चे प्रश्न तीसरा है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा जल ही जीवन है। ये नदियां हमें जल प्राप्त कर जीवन दाता देती हैं। सही बात है बच्चे, जल जो है मनुष्य के लिए जीवन है, अगर जल नहीं तो मनुष्य नहीं, तो जल को जीवन बताया गया, इस बात को ध्यान रखिए। तो जल ही जीवन है, ये नदियों हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती है। ये नदियाँ लोगों के लिए कल्याण एवं माता के समान पवित्र है। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बनाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। सही बात है बच्चे, नदी जो है, नदी के किनारे ही पहला बस्ती जो है लोग बनाए और वहाँ अपना खेती बाड़ी करना चालू कर दिया, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा पानी, ठीक है, क्योंकि खेती करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो नदी के किनारे वो लोग बस गए और उनको पानी का सुविधा मिला और खेती का बाड़ी करना वो लोग शुरू कर दी। बात सत्य है बच्चे, ठीक है। तो माता के समान पवित्र है इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बनाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियां गांवों और शहरों की नदियों भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही। इनका जल भूमि की उर्वरा शांति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों आदि के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी है। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है। बहुत अच्छी बात कहे हैं कालेलकर ने, बहुत अच्छा बात, क्योंकि देखो बच्चे, जो नदी होता है वो मनुष्य से संबंधित, ठीक है, मनुष्य से संबंधित तो होते ही हैं, मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी तो है ही जल, उसके साथ साथ पशु पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है बच्चे। ओके, ये हो जाएगा बच्चे आपका प्रश्न तीसरा का उत्तर। अब बच्चे प्रश्न चौथा, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी प्रशंसा की है। तो मैंने बच्चे यहाँ से लेख से 1 2 3 4 मतलब 4 प्रश्नों को कर चुके हैं। अब बच्चे हम लोग देखते हैं यहाँ से प्रश्न करते हैं लेख के आगे से प्रश्न पहला। यहाँ पर बच्चे पहला क्वेश्चन है, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए।
थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन दिया गया बच्चे, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे हम उत्तर को डाल देंगे, आप लोग वहां से जा कर के देख लीजिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, वहां पर इसका उत्तर जो बच्चे आपको मिल जाएंगे। अब उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं अगला प्रश्न का, तो बच्चे अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन है दूसरा, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। तो बच्चे ये कविता बहुत लंबा कविता हो जाएगा, तो इसको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर को डाल देंगे, जाकर के आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अब उसके बाद बच्चे प्रश्न तीसरा, देखिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम नहीं देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उत्तर, विश्वास कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उत्तर आपको मिलेगा, जा कर के चेक कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे प्रश्न तीसरा में, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो 1947 के बाद से आज तक नदियाँ उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। अब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासनिक उपेक्षा के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भी भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई, जो कि मानव अहितकारी है। गंगा जल की पवित्रता समाप्त हो चुकी हैं। ये हो जाएगा बच्चे आपका उत्तर। उसके बाद बच्चे आपका अंतिम क्वेश्चन यहाँ से अगर बात करते हैं, तो अंतिम क्वेश्चन यहाँ है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसीलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है बच्चे। ये हो जाएगा प्रश्न चौथा। आप लोग सारे क्वेश्चन को बच्चे उत्तर को बच्चे अपना कॉपी पे नोट करते चलिए, या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो देखे जा रहे हैं, तो प्लीज़ छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए बच्चे। यहाँ पर हम देखते हैं अगला प्रश्न है आपका अनुमान और कल्पना से बच्चे क्वेश्चन। बच्चे क्वेश्चन आपका पहला, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि वह नदियों का उद्गम स्थल है, पर हम उन्हें माँ समान ही कहना चाहेंगे क्योंकि वे हमें तथा धरती को जल प्रदान करती हैं। हमारी प्यास बुझाने के साथ साथ खेतों की भी प्यास बुझाती हैं। एक सच्चे माँ एक मित्र के रूप में नदियाँ हमारी सदैव हितैषी रहती हैं और उन्होंने भलाई की हैं। नदियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, पर वे अपर्याप्त है। उनमें दिखावा अधिक है, वास्तविकता कम है। अभी तक उनमें गिरने वाली कारखाने के कचरे को रोका नहीं जा सका है। फिर भी नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई योजनाएं बनाई जा रही है जो निम्न है। अब सारी योजनाओं को जान लेते हैं बच्चे। नदियों के जल को प्रदूषण से बचाना, बहाव को सही दिशा देना, अधिक नहरों के निर्माण पर रोक लगाना, जल का कटाव रोकना, नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था करना है। परंतु आज इस बात की आवश्यकता है कि शीघ्रता से इन योजनाओं को लागू कर दिया जाए, नदियों के सफाई की उचित व्यवस्था की जाए
उनमें कचरे फेंकने पर रोक लगाई जाए। कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल, रसायन तथा सब प्रवाहित करने पर रोक लगाई जाए। अतः नदियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए जन चेतना जगानी होगी। सरकार को भी कड़े उपाय करने होंगे बच्चे। ये हो जाएगा आपका उत्तर। अब उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न बच्चे यहाँ पर है, सोच समझ के ध्यान दीजिए। नदियों से होने वाली लाभों के विषयों में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियाँ को निबंध लिखें। बच्चे नदियाँ से क्या क्या लाभ होता है और 20 पंक्तियों में आपको निबंध लिखने हैं, तो ये तो बहुत आसान है बच्चे, आप खुद कर सकते हैं। तो साफ साफ आप लोग यहाँ पर आप लोगों को लिख दिया विद्यार्थी, ठीक है, सभी विद्यार्थी मिलकर चर्चा कीजिए। चर्चा है तो संकेत बिंदु मतलब आपको मतलब क्या करने हैं बच्चे, खुद से लिखने हैं। आप लिख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो खुद से लिख सकते हैं। नहीं तो देखिए बच्चे, आप जैसे मान लीजिए कि नदी से क्या क्या लाभ होता है, तो जल प्राप्त होता ही है। अब उसके बाद बच्चे बांध बनाना, ठीक, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चे। वर्षा की सहायक, सिंचाई की सहायक, ठीक है, आवागमन हेतु सहायक, बिजली बनाना, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, नदियों से प्राप्त होता है, राइट। अब उसके बाद बच्चे देखिए यहाँ पर, नदियाँ हमारे जीवन का आधार है। बर्फीली पहाड़ों से अस्तित्व पाकर धरती के धरातल पर बहती हुई नदियाँ अपना सुधा रस रूपी जल असंख्यक प्राणियों को प्रदान करती हैं। प्राणी मात्र की प्यास बुझाने के अतिरिक्त नदियाँ धरती के उपजाऊ बनाती हैं, आवागमन का साधन है। देखते हो ना, नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होता है, व्यापार का भी कार्य होता है नावों के द्वारा, तो आवागमन होता है बच्चे। इन पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। बिजली जो विद्युत जो घर में आप उपयोग करते हो ना बच्चे, लाइट चलाना, फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह देखना, वो नदी से ही बनता है। हमारे अधिकतर तीर्थ स्थल भी नदियाँ के किनारे बसे हैं। तीर्थ स्थल बहुत अच्छे अच्छे जगह जो नदियाँ के किनारे बसे हुए हैं। इसी कारण नदियाँ पूजनीय भी हैं, नदी को हम लोग पूजते भी हैं। नदियों से हमें धरती हेतु उपजाऊ पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये वनों को खींचती हैं, वर्षा लाने में सहायक होती हैं। अनगिनत जीवन इनसे जीवन पाते हैं। नदियों के किनारे गांवों का बसेरा पाया जाता है। गांव के लोग अपने छोटे बड़े सभी आवश्यकताएं जैसे सिंचाई करने, पानी पीने, कपड़े धोने, नहाने, जानवरों हेतु नदियों का जल ही प्राप्त करते हैं। तो ये सारे जो होते हैं नदियाँ से प्राप्त होते हैं बच्चे। अंततः लास्ट में कहना चाहेंगे, अंततः में यही कहा जा सकता है कि नदियाँ हमारी संस्कृति की पहचान है। संस्कृति यानी कल्चर की पहचान है। इन्हें दूषित नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर है। जितने भी जीव जंतु यानी हम सब, पेड़ पौधे सब, ये नदियाँ पर ही क्या है बच्चे, निर्भर हैं। तो इसे हम लोग दूषित नहीं करेंगे, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे इसमें बच्चे। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर दूसरा प्रश्न का। तो आप लोग वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो मैंने बच्चे यहाँ पे अनुमान और कल्याण से पहला और दूसरा प्रश्न को देख लिया। अब बच्चे हम लोग जो है अगले वीडियो में बच्चे हम लोग करने वाले हैं भाषा की बात से ये सारे प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज़ छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक कर लीजिए। फिर से हम लोग मिलते हैं ये भाषा की बात से अगले प्रश्न उत्तर, ठीक है, के साथ। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चे।